सबसे पहले विल डिस्कस सेट्स। अगर हमने ट्रेड करना है तो किस तरह से ट्रेड प्लान करना है। हमने डिस्कस किया कि अगर मैं इसको एज ए बिजनेस लेके चलूंगा और मैं अपने आप को एज ए बिजनेस मैनेजर अगर कंसिडर कर रहा हूँ, तो मेरे को अपने बिजनेस को किस तरह से रन करना है। उसके लिए मेरा सेटअप क्या होना चाहिए। हमने ट्रेडिंग का सेटअप देख लिया कि अगर ट्रेड करना है कहाँ पे एंटर करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है। तो अब ट्रेडिंग प्लान बनाने के लिए हमारे पास एक ये फॉर्मूलेशन है सेट्स। सेट्स का मीनिंग क्या है। सेट्स में सबसे पहले है स्टॉप लॉस। हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी क्या है। जब भी हमने ट्रेड या इन्वेस्ट करना है, और टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इज रिस्क कवर, रिस्क मैनेजमेंट और कैपिटल प्रोटेक्शन। जो मेरा कैपिटल है उसको प्रोटेक्ट करना मेरा फॉरमोस्ट प्रायोरिटी है। तो स्टॉप लॉस को हमेशा आपका टॉप लॉस प्रायोरिटी होगा कि इस पॉइंट पे मैंने स्टॉप लॉस लेना है। ट्रेड लेने से पहले मैंने जब एंट्री पॉइंट देख लिया, उसके अकॉर्डिंगली मैंने स्टॉप लॉस भी देखना ही देखना है। जब भी आप ट्रेड लोगे, आप किसी भी जगह पे शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तब भी आपके दिमाग में रहना चाहिए कि अगर आपने सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं लगाया, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म के लिए पता होना चाहिए कि अगर इस लेवल से नीचे जाएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा। सो स्टॉप लॉस आपका सबसे पहला पॉइंट होगा। सेकंड वन इज एंट्री पॉइंट, कि आपने एंट्री कहाँ पे लेना है। क्योंकि मैंने सेटअप बना लिया मैंने ट्रेड्स का, उसमें ट्रेड लेने के टाइम मैंने स्टॉप लॉस, मेरा एंट्री पॉइंट आएगा, उसके अकॉर्डिंग मेरा स्टॉप लॉस आएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट विल बी माई टारगेट पॉइंट। मेरा कंप्लीट ट्रेड प्लान के लिए नेक्स्ट पॉइंट होगा टारगेट पॉइंट। मैंने एंट्री लेनी है, मेरा रिस्क आ गया स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंगली, लेकिन मेरा रिवॉर्ड कितना आना है उसके अकॉर्डिंगली मेरे को टारगेट चाहिए कि मेरे को इस पर्टिकुलर ट्रेड पे मेरे टारगेट का पोटेंशियल क्या है, मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या बन रहा है। इसके अकॉर्डिंगली मैं ट्रेड प्लान करूंगा। अगर मेरे को रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:1 बन रहा है इंट्राडे के लिए, स्विंग ट्रेड के लिए 1:3 बन रहा है या उससे ज्यादा बन रहा है, तब मैं देखूंगा कि मेरे लिए ट्रेड ठीक है। अगर मेरे को रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो एक अप्रोप्रिएट नहीं बन रहा है, अगर सपोज 1:1 की बजाय 1:0.5 बन गया, मैं रिस्क ज्यादा ले रहा हूँ, रिवॉर्ड मेरा कम बन रहा है, तो मैं ट्रेड ही नहीं लूंगा। सो आपको ऐसे सेटअप पे देखना है जहां पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड आपके फेवरेबल हो, जहां पे आपको रिस्क मिनिमम हो और रिवॉर्ड्स आपके पोटेंशियल ऑफ रिवॉर्ड विल बी मैक्सिमम। तो आपको ऐसी जगह पे ट्रेड लेनी है। सो दे ये आगे हमारे स्टॉप लॉस, एंट्री पॉइंट एंड टारगेट पॉइंट। अब लास्ट का एस क्या हो सकता है एनीवन। अगर मैं ट्रेड ले रहा हूं, मैंने मेरा एंट्री एंड एग्जिट प्लान आ गया, मेरा एंट्री पॉइंट आ गया, एग्जिट प्लान। एग्जिट के दोनों प्लान है, चाहे स्टॉप लॉस है चाहे टारगेट है। अगर मैंने सपोज 100 पे ट्रेड लिया, मेरा टारगेट हो गया 110, मेरा स्टॉप लॉस हो गया 96। तो ये दोनों मेरे एग्जिट के प्लान है। यू शुड बी रेडी विद योर एग्जिट प्लान। कि आप ट्रेड में एंटर कर रहे हो, आपके पास एग्जिट का प्लान ही नहीं है। ये दोनों मेरे एग्जिट के प्लान है। ट्रेड मेरी एग्जिट कैसे होगी। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तब भी मैं ट्रेड से एग्जिट हो जाऊंगा, टारगेट हिट हो गया तब भी मैं ट्रेड से एग्जिट हो जाऊंगा। तो ये मेरे एग्जिट प्लान है ट्रेड लेने के टाइम। एंड लास्ट एस विल बी योर पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग के बारे में किसी ने सुना हो क्या होता है एनीवन। पोजीशन साइजिंग क्या होता है। आप में से किसी ने इस टर्म के बारे में सुना है पहले। नो सर। मतलब कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए? यस। सपोज अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास 1 लाख रुपया है, राइट, आपने दो ट्रेड करने हैं। एक ट्रेड एबीसी स्टॉक है कोई भी, जिसका प्राइस है 200। दूसरा ट्रेड है आपका डी स्टॉक है कोई, जिसका प्राइस है 1000। राइट। अब आपको दो ट्रेड करने हैं, आपके पास कैपिटल 1 लाख है, ये दोनों ट्रेड करने हैं। अब पहले ऐसे नहीं कि दोनों को पैरेलल करना है, आपने एक ट्रेड करना है पहले फिर दूसरा ट्रेड, चाहे कोई भी पहला ट्रेड है दूसरा एक दूसरा ट्रेड होगा। अब इसके लिए सपोज स्टॉप लॉस आपका एंट्री पॉइंट 200 है, इसका एंट्री पॉइंट 1000 है। इसका स्टॉप लॉस है 195, इसका स्टॉप लॉस है 990 या 980 सपोज। सो इसके अकॉर्डिंगली आप कितनी क्वांटिटी लोगे। आपके पास टोटल कैपिटल 1 लाख है, लेकिन आप क्वांटिटी कितनी लोगे वो आप कैसे डिसाइड करोगे। सो पोजीशन साइजिंग यहां से डिसाइड होगी। ऐसे नहीं मैंने 1 लाख का पूरा पूरा 1 लाख लगा दिया यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे देखिए, अगर 1 लाख में, तो यहाँ सपोज यहाँ पे 100 स्टॉक्स आएंगे, 1 लाख मैंने पूरा लगा दिया। यहाँ पे 500 स्टॉक्स आएंगे, मैंने 1 लाख पूरा लगा दिया। इस तरह से हम ट्रेड नहीं करेंगे।
क्लियर। सो हमें पोजीशन साइजिंग देनी है कि मैंने हर एक ट्रेड पे कितना क्वांटिटी परचेज करना है। ये आपको पोजीशन साइजिंग कैलकुलेटर भी होता है, आप इसको मैनुअली कर सकते हो। इसको आपने कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू योर स्टॉप लॉस। आपने स्टॉप लॉस कितना लिया, और आपने अपने कैपिटल पे रिस्क एपिटाइट कितना रखा है, रिस्क परसेंटेज कितना रखा है। आपका रिस्क परसेंटेज नॉर्मली होना चाहिए 1 to 3%। इससे ज्यादा एक ट्रेड पे आपका रिस्क नहीं होना चाहिए। जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया उसका 1 से 3% का रिस्क आप ले सकते हो। आप नॉर्मली अगर आप 2% ले लो वो आपका सही है, लेकिन इससे ज्यादा 3% से ज्यादा तो कभी भी आपने वो लेना ही नहीं है कि मेरे कैपिटल पे जो रिस्क बन रहा है मेरे का 3% से ज्यादा हो। क्लियर, समझ आ गया आपको। अब कैलकुलेट कैसे करना है, क्वांटिटी को कैलकुलेट कैसे करेंगे। कैन एनीवन टेल कि मैंने अपने कैपिटल पे एक 2% रिस्क लेना है। मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है मेरा 5 पॉइंट का, 200 एंट्री प्राइस है, स्टॉप लॉस 195 है, 5 रुपए का डिफरेंस आ रहा है स्टॉप लॉस में। अब मेरा रिस्क एपेटाइट है 2%, इस मैं अपनी ट्रेड पे 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा। तो आप यहाँ पे क्वांटिटी कितनी बाय करोगे। कैन एनीवन टेल। सर इसके अंदर आएगा, जैसे सपोज और करो मेरा एक में 5 रुपए का स्टॉप लॉस और दूसरे के अंदर 10 रुपए का है। नहीं, आप इसको छोड़ दे, अभी एक बार इसको डिस्कस करते हैं कि अगर इसका एंट्री प्राइस है 200 रुपीज, स्टॉप लॉस है 195, और आपने इस ट्रेड पे 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना, तो आपका क्वांटिटी कितना होगा, आपका पोजीशन साइजिंग कितना होगा। ओनली वन शेयर। वाई। सो एवरेज पांच उसका सौ स्टॉक ले मतलब सकते हैं। 5 रुपए फोर बोले तो हंड्रेड सर, लगभग फोर यही हंड्रेड। परसेंट होगा ना सर सर वो टू टू लॉस। थाउजेंड डिवाइडेड बाय 5, यस। 400। यस। 400 सर। आपने ये फोर देख, हंड्रेड 400। मेरे कैपिटल का 2% कितना हुआ, योर टोटल कैपिटल इज 1 लाख। आपका टोटल कैपिटल विवेक जी 1 लाख है। आपने 200 के अकॉर्डिंग नहीं देखना, आपका टोटल कैपिटल देखना है अपने। आपका टोटल कैपिटल है 1 लाख रुपए, आपने रिस्क लेना है ज्यादा से ज्यादा 2,000 रुपए। तो आपका कितना हो गया, 2,000 का रिस्क लेना है आपने। तो अगर 5 रुपए का आपका क्या वो है स्टॉप लॉस है, तो आप कितनी क्वांटिटी लोगे, 400 की क्वांटिटी लोगे। यानी कि 400 अगर स्टॉप लॉस लगता है 400 पे आपका 2,000 का लॉस होगा, इससे ज्यादा लॉस नहीं लेना। तो इस तरह से हमने कैलकुलेट करना है क्वांटिटी को। ओके। क्लियर। इसके लिए आप मैनुअली कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर एक पोजीशन साइजिंग कैलकुलेटर भी आता है, मैं वो आपको भी दिखा दूंगा। अब यहाँ पे कितना क्वांटिटी लोगे आप। आपका जो ये 20 रुपीज का गैप आ रहा है जो स्टॉप लॉस है, बताइए। 800 सर। हाँ जी। 80। 80 स्टॉक्स, तो आप कितने बनेंगे, 80,000 के हो गए। ठीक है, 80 स्टॉक्स पे आपका अगर 20 रुपए का है तो आपका 1,600 बनेगा। ठीक है, इससे ज्यादा आ सकता है, देखिए कैलकुलेट के। मैक्सिमम 80 आएगा। 90 पे कितना बनेगा, 90 × 20 आपका 1,800 बनेगा। 90 भी ले सकते हो, 95 96 स्टॉक्स आप ले सकते हो। क्लियर, समझ आ गया आपको। आपका रिस्क है 2,000 का, स्टॉक का प्राइस है 1,000। तो अगर आपने 90 स्टॉक्स लिए तो आपका कितना बन गया, 90,000 का बन गया टोटल प्राइस, राइट। तो 90 को अगर 2,000 से डिवाइड करेंगे तो आपका, चेक कर लिए, और 20 रुपीज का आ गया। 2,000 को 20 से 100 वैसे बने, लेकिन हमारा 90 स्टॉक्स है, तो हमने 2,000 से ज्यादा, क्योंकि क्वांटिटी स्टॉक का प्राइस बढ़ा है तो हम उससे ज्यादा ले ही नहीं सकेंगे। 2,000 तक का जितना मेरा रिस्क रहेगा उतने स्टॉक्स के मैं प्राइस ले लूंगा। अब मैं आपको इसका पोजीशन साइजिंग कैलकुलेटर दिखाता हूँ। आप गूगल पे सर्च करिए पोजीशन साइजिंग कैलकुलेटर। यहाँ पे
काफी कैलकुलेटर्स मिल जाएंगे आपको, लेकिन इसमें ज्यादातर होते हैं कि वो आपको यूएस डॉलर्स में शो करेंगे। ये सीए रचना राणा डे की वेबसाइट है, यहाँ पे एक कैलकुलेटर है। इसमें आपने अपना कैपिटल डालना है 1000 1 लाख। स्टॉप लॉस का परसेंटेज आपने 2% लेना है। एंट्री पॉइंट सपोज आपका 200 है, स्टॉप लॉस आपका 195 है, तो आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी यहाँ पे 400। क्लियर? यहाँ दिख गया आपको 400 का? यस नो? हाँ जी। सर एक बार दोबारा बता दो। अब यहाँ पे हमने कैपिटल लेना है। कैपिटल आपने लिखा दिया कि कितना मेरा कैपिटल है 1 लाख का। 1 लाख के कैपिटल पे मेरा स्टॉप लॉस है 2% का। क्लियर? अब स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे बाइंग एंट्री प्राइस डाल दिया 200 रुपीज। मेरा स्टॉप लॉस आ गया 195, तो आपका क्वांटिटी अपने आप कैलकुलेट कर दी 400 का क्वांटिटी। ठीक। क्लियर? समझ आ गया आपको ये? सर यस? ये 2% आर्बिट्ररीली लिया अपन ने? नहीं, देखिए, अगर आप अपने कैपिटल पे ज्यादा बड़ा रिस्क लोगे, अगर आपने सपोज 5% रिस्क ले लिया, लेट अस टेक एग्जांपल कि आपने 5% रिस्क लिया। अब आपने 10 ट्रेड किए, 10 ट्रेड अच्छा, ये आपके। अपन टोटल कैपिटल पे ले रहे हैं, यानी पर ट्रेड रिस्क नहीं कैलकुलेट कर रहे 2%? हाँ जी, पर ट्रेड रिस्क लेना है। टोटल कैपिटल का पर ट्रेड रिस्क कितना होगा, उसको हमने कंसिडर करना है। तो 1 लाख पे यानी 2,000 रुपया। हाँ जी, हाँ, 1 लाख से 2000, बिल्कुल। ओके। समझ आ गया? राइट। क्लियर? अब मैं आपको इसमें प्राइस का चेंज करके बताता हूँ। 1 लाख कैपिटल है, 2% स्टॉप लॉस है। बाइंग प्राइस अगर आपका 1000 आ गया, स्टॉप लॉस आ गया आपका 980। अब कैलकुलेट करिए, आपके पास 100 क्वांटिटी आ गई। चेक कर लो। टू 2000 का आ गया। 100 × 20 2000 का मैक्सिमम रिस्क लेना है 2000 का, तो आप 100 क्वांटिटी ले सकते हो। एग्जैक्टली 100 × 1000 1 लाख। क्लियर? अगर आपने मैनुअली कैलकुलेट करना है, आप मैनुअली कर लीजिए। अगर पोजीशन साइजिंग कैलकुलेटर लगाना है, आपका जो कैश के ट्रेड्स होंगे वो सारे के सारे आपने इसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करने हैं। आपका रिस्क एपेटाइट होना है। एक सर मिनट, स्क्रीन शेयर कर दो। स्क्रीन शेयर, सॉरी सॉरी, एक मिनट। अब देखिए, मैंने यहाँ पे कैपिटल को चेंज कर दिया 1 लाख, और कैपिटल सेम है मेरा 1 लाख। 2% का मेरा स्टॉप लॉस है। एंट्री पॉइंट मेरा, रिस्क मेरा 2% है। एंट्री पॉइंट इज 1000, स्टॉप लॉस इज 980। सबमिट किया इसको मैंने, तो 100 की क्वांटिटी आ गई। 100 × 20 रुपीज का गैप है। 100 × 20 2000 का मेरा लॉस होगा अगर मेरा स्टॉप लॉस लगता है। अब यहाँ पे अगर मैं स्टॉप लॉस बड़ा कर दूंगा, सपोज यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है 950 का, तब आपकी क्वांटिटी कितनी आएगी? आपकी 40 क्वांटिटी आ गई, क्योंकि 50 × 40 2000। सो आपका रिस्क, आपको मैंने बोला हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी विल बी कैपिटल प्रोटेक्शन। मेरा रिस्क एपेटाइट कितना है, रिस्क ऑफ परसेंटेज ऑफ रिस्क कितना मैं ले सकता हूँ एक ट्रेड पे। अगर आपने 5% का रिस्क ले लिया, राइट, 5% का रिस्क ले लिया, 10 ट्रेड फेलियर हो गए, तो आपका 50% कैपिटल तो ऐसे ही उठ जाएगा। हमने कैपिटल का मिनिमम ट्रेड लेना है कि ताकि मेरे कोई ट्रेड, पहले तो चलो आपने प्रैक्टिस किया, आपने अपना रिस्क परसेंट, आपने अपना सक्सेस रेट निकाल लिया कि मेरा सक्सेस रेट क्या है, मेरे 10 ट्रेड में से कितने सक्सेसफुल हो रहे हैं, कितने फेलियर हो रहे हैं। आप पेपर ट्रेड करोगे, लेकिन जब रियल लाइफ में जाओगे तो आपका रिस्क 1 से 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना आपने कभी, जब भी आप रियल ट्रेडिंग करोगे। क्लियर? हमारा सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मेरे पास जितना कैपिटल है मैं उसी कैपिटल का, उसके अकॉर्डिंगली देख लेता हूँ कि मैंने 500 ले लिया, 400 ले लिया, 300 ले लिया। मैंने वो नहीं देखना कि मेरा रिस्क परसेंटेज कितना बन रहा है, मेरा स्टॉप लॉस कितना है। स्टॉप लॉस मैंने 400 क्वांटिटी ले ली। अब अगर मैं 1 लाख में 400 क्वांटिटी बाय कर सकता हूँ, या सपोज 200 का प्राइस है तो मैं 500 क्वांटिटी बाय कर सकता हूँ, तो मैंने 500 क्वांटिटी ले ली। चाहे मेरा स्टॉप लॉस 195 पे है, चाहे मेरा स्टॉप लॉस 190 पे है, चाहे मेरा स्टॉप लॉस 185 पे, मैं क्वांटिटी मैंने 500 ही ली, क्योंकि मैं मैक्सिमम 500 ले सकता हूँ। उसमें मेरा हर एक जगह पे रिस्क अलग अलग हो जाएगा। क्लियर? अगर आपने 195 पे लिया तो आपका रिस्क अलग होगा, आपने 190 का स्टॉप लॉस होगा तो रिस्क अलग हो जाएगा। 180 के स्टॉप 85 के स्टॉप लॉस पे रिस्क अलग हो, क्योंकि क्वांटिटी आपने 500 ली हुई। आपने परसेंटेज ऑफ रिस्क के अकॉर्डिंग अपनी क्वांटिटी नहीं बाय करी।
और यदि सर कैपिटल अपना चेंज होता है तो भी ये रिस्क परसेंटेज जो अपन ले रहे हैं स्टॉप लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ कैपिटल ट्रेड। आपने आप कैपिटल जितना मर्जी बड़ा कर दो, आप अपना रिस्क परसेंट नहीं बढ़ाओ। अच्छा, ये सेम रखना चाहिए, टू हाँ, परसेंट से रिस्क नहीं ज्यादा। आपने बढ़ा लेना, आपने अपने ट्रेड पे रिस्क बढ़ा। देखो, परसेंटेज कैसे बड़ा करेंगे कैपिटल के साथ? अगर परसेंट भी बढ़ा दिया वो तो गड़बड़ तो सेम ही रहेगी ना। लेकिन इसके कारण से क्वांटिटी बढ़ जाएगी यदि आपका कैपिटल बड़ा होएगा। कैपिटल बड़ा होगा, आपने रिस्क बड़ा कर दिया, वो तो उतना ही सेम ही रहा, छोटे नहीं, क्या। अपन ने 2% रखा, रिस्क कैपिटल बड़ा है तो क्वांटिटीज चेंज हो जाएंगी अपनी। सर, अगर आपने सपोज 1 लाख की जगह 10 लाख लगाया, अगर आप 2% रिस्क ले रहे हो तो आप 20,000 बन रहा है, लेकिन 5% ले रहे हो तो 50,000 बन रहा है आपका, वो भी तो आपका रिस्क परसेंटेज उसके अकॉर्डिंग ही जाएगा। समझ आया है नहीं आपको? आपका रिस्क हमने, मैं आपको क्या कह रहा हूं, हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी अपना कैपिटल प्रोटेक्शन। मेरा कैपिटल का रिस्क कम रहे। कैपिटल मेरा जितना मर्जी बड़ा हो, लेकिन मैं रिस्क कम लूं। समझ रहे हो या नहीं आप? राइट। हाँ जी। आया सर। आप अपने आप को, अगर आप अपना रिस्क का परसेंटेज भी बढ़ा दोगे, एक तो आपने कैपिटल बड़ा ले लिया, ऊपर से अपना रिस्क और बड़ा कर लिया आपने। दोनों तरफ से आपने अपना रिस्क इंक्रीज कर लिया, एक तो कैपिटल भी ज्यादा इन्वॉल्व कर लिया, आपका कैपिटल एक्सपोजर भी ज्यादा हो गया, और आपका रिस्क एक्सपोजर भी ज्यादा हो गया। तो दोनों तरफ से आपका तो लॉस है उसमें। क्वांटिटी का क्या है, आपने अपना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट देखना है। क्वांटिटी जितनी भी लो, आपने अपने परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट देना है। मैं आपको एग्जांपल दें, वन ऑफ माय स्टूडेंट, उसने बोला ऑप्शंस ट्रेडिंग में कि सपोज, कहता है कि सर मैंने पूछा कितना प्रॉफिट हुआ, कहता है जी 400 रुपीज का, एक लॉट पे मैंने किया, सिर्फ 400 रुपया बना मेरा। लेकिन अब उसका अगर लॉट साइज देखें, अगर 2,000 का लॉट बन रहा है तो उसके अगेंस्ट 400, आपका कितना परसेंट हो गया? 25% हो गया। सॉरी, 20% हो गया आपका। क्लियर? हमने परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट देखना है, हमने अमाउंट नहीं देखना है। मैं जितना कैपिटल लगाऊंगा उसका परसेंटेज मैंने प्रॉफिट लेना है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे गगन जी, आप सेलिंग करते हो। यस। अब आपका रिस्क, आपका प्रॉफिट का मार्जिन कितना लेना है? आपने कितना रखा होता है कि मैंने प्रॉफिट लेना है? कितने परसेंट ऑफ योर मैंने कैपिटल? रखा हुआ है, अगर इंट्राडे करता हूँ तो 0.25 से 0.5% प्रॉफिट हो जाए, दैट शुड बी सफिशिएंट। पॉइंट टू अदरवाइज वीकली में परसेंट दो से परसेंट भी हो गया तो ठीक है। 0.25 से 0.5%। ठीक है। आप ऑप्शन सेलर इतना बड़ा, इतना छोटा प्रॉफिट या परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लेके भी इंट्राडे में है, लेकिन ऑप्शन बायर होता है कि उसको ये 20% का प्रॉफिट भी कम लग रहा है, वो अमाउंट में देखेगा क्योंकि कैपिटल उसका छोटा लगा हुआ है। हमने कैपिटल का परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और परसेंटेज ऑफ रिस्क देखना है। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे अगर सेलिंग कर रहे हो तो आपका कैपिटल इन्वॉल्वमेंट बहुत बड़ा है। अगर ऑप्शन बाइंग के लिए हमने देखा, अगर मैं बाइंग करने के लिए सपोज 5,000 का, मैं अगर ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ, एक लॉट बाय करने के लिए मेरे को 5,000 रुपीज पे करने पड़ रहे हैं, लेकिन ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ तो मेरे को 80,000 से 1 लाख का मार्जिन पे करना पड़ रहा है। ये डिफरेंस है। तो हमें परसेंटेज देखना है दोनों जगह पे, चाहे मेरा कैपिटल बड़ा है चाहे मेरा कैपिटल छोटा है, हमने परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट देखना है कि मेरा एक्सपेक्टेशन कितने परसेंट है। वो इसीलिए हम बड़ा एक्सपेक्टेशन रखते हैं, इसीलिए हम प्रॉब्लम में आते हैं। हमने प्रॉफिट का और लॉस का, दोनों का परसेंटेज का एक्सपेक्टेशन रखना है, एक रियलिस्टिक लेना है, बहुत ऐसा नहीं लेना इमेजिनरी नंबर, या एकदम से मेरा एक दिन में डबल हो जाए, 2 दिन में डबल हो जाए, ऐसा नहीं करना। हमने एक रियलिस्टिक टारगेट्स लेने हैं, मेरा रिस्क भी लिमिटेड रहे, मेरा रिवॉर्ड जितना उसको मैक्सिमम जितना ट्राई करूंगा, लेकिन रिस्क को नहीं मैं बड़ा करूँ। रिवॉर्ड को मैं कितना बड़ी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से रिवॉर्ड को बड़ा कर सकता हूँ, लेकिन मैंने रिस्क को चेंज नहीं करना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 200 रुपए पे बाय किया, 195 का स्टॉक है, थोड़ा सा नीचे जाने लग गया, स्टॉप लॉस को 195 से 192 पे कर लेंगे, फिर थोड़ा गया 190 पे कर लेंगे, अपना रिस्क को बड़ा करते रहते हैं वो। अब ये थोड़ी पता है कि ना 190 पे भी रुकेगा या नहीं रुकेगा। आपने अपना ऑलरेडी रिस्क बड़ा कर लिया, पहले जो आपने रिस्क लिया था उससे और बड़ा रिस्क कर लिया आपने। क्लियर? आपने कभी भी स्टॉप लॉस को चेंज नहीं करना, टारगेट को आपने चेंज करना है।
कि टारगेट मेरा एक टारगेट अचीव हो गया तो मैं स्टॉप लॉस को अपना ऊपर कर लूंगा, नीचे नहीं कभी भी लेके आना, रिस्क को बड़ा नहीं करना, रिस्क को कम करना है। उसको हम बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, कि मैंने अगर 100 पे बाय किया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या है, मैंने अगर 100 पे बाय किया, मेरा स्टॉप लॉस है 95, अब ये स्टॉप 100 से 110 पे चला गया, जैसे मैंने आपको बताया इस तरह से स्टॉप लॉस कैसे चेंज करना है। पहले ये स्टॉप लॉस है, ये हाई ब्रेक होगा तो फिर मेरा स्टॉप लॉस, अगर ये हाई ब्रेक होगा मेरा ये स्टॉप लॉस आ जाएगा, फिर ये हाई ब्रेक होगा तो मेरा ये स्टॉप लॉस आ जाएगा। तो मैं स्टॉप लॉस जो मेरा 90 पे था, अब मैं 110 पे कर दूंगा, मैं 115 पे कर दूंगा, ताकि मैंने जो एंट्री करी है इस जगह पे 93 पे, तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूं, मेरा का प्रॉफिट बुने। ऐसा नहीं कि मैं बिना प्रॉफिट के एग्जिट करूं। जैसे, प्रवीण, हाँ जी, क्या कह रहे हैं, कोई क्वेश्चन? नो सर नो। समझ आ गया आपको ये? यस नो? यस यस सर। अभी कोई ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया सेट्स का? यस स्टॉप लॉस, एंट्री पॉइंट, टारगेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने जब भी ट्रेड लेना है, आपने अपने कैपिटल को लेना है, हमने बिना सोचे समझे ऐसे भी किसी किसी स्टॉक में, तो मैं अब एक इसका एक और रीजन है। सपोज मैंने एक स्टॉक लिया जिसकी 100 क्वांटिटी ली, उस पे मैंने प्रॉफिट कमाया 2000 रुपया। ऐसा स्टॉक लिया जिसमें मैंने 500 क्वांटिटी ली, उसका मैंने स्टॉप लॉस मेरा बड़ा था, तो मेरा स्टॉप लॉस बड़ा लगने की वजह से यहाँ पे मेरा 3000 का लॉस हो गया। तो कैपिटल पे रिस्क भी उतना ही बड़ा हो जाएगा आपका, अगर आप सेम कैपिटल पे क्वांटिटी ज्यादा लेते हो तो। आपने अपने एंट्री पॉइंट, टारगेट, स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग और रिस्क को आपने फिक्स रखना है, उस इस इन दो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, कि एंट्री प्राइस क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, इसके अकॉर्डिंग आपकी पोजीशन साइजिंग फिक्स होगी। राइट? समझ आ गया आपको? चलिए, अब स्टॉक सिलेक्शन में सबसे पहले हम करते हैं फंडामेंटल का पार्ट, कि मेरे को फंडामेंटल में क्या क्या पैरामीटर देखने हैं और उसको कहाँ पे मैं एनालाइज करूंगा। किसी भी स्टॉक को अगर मैंने एनालाइज करना है फंडामेंटली, तो मैं किस जगह पे और कैसे एनालाइज कर सकता हूँ। सबसे पहले है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या है? द बुक वैल्यू ऑफ कंपनीज डिफरेंस बिटवीन कंपनीज टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटी। जो बैलेंस शीट पे एसेट और लाइबिलिटी का डिफरेंस है उसको हम बुक वैल्यू बोलते हैं। सो इसको यूज कैसे करना है? हमें यूज करना है बुक वैल्यू को, उसको आपने मैनुअली कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना, आपको ये रेडीमेड डेटा मिलेगा, सारा कुछ डेटा आपको रेडीमेड मिलेगा, आपको कुछ भी मैनुअली कैलकुलेट नहीं करना है। हर एक जगह के लिए आपको सॉफ्टवेयर है, हर एक जगह के लिए आपको कुछ पोर्टल बने हुए हैं। सो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टर, जो भी स्टॉक की बुक वैल्यू को हमने कैसे यूज करना है, हमने प्राइस टू बुक वैल्यू पे करना है, कि करंट मार्केट प्राइस क्या है, उसका बुक वैल्यू क्या है, उसके बुक्स में कितनी वैल्यू है, उसका स्टॉक की वैल्यूएशन निकालने के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं प्राइस टू बुक वैल्यू, कि स्टॉक जो मेरा ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है या एट पार है, इसको हम करंट मार्केट प्राइस को बुक वैल्यू से डिवाइड करेंगे, हमारा प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो आ जाएगा। क्लियर? क्लियर हो गया सभी को ये पार्ट? यस सर। देन अब इसको यूज कैसे करना है? अगर प्राइस टू बुक वैल्यू इज लेस देन 1, द स्टॉक इज अंडर वैल्यूड। अगर उसका फंडामेंटल सारे अच्छे हैं, ये स्टॉक हमारा अंडर वैल्यूड है, तो हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर मैं रिवर्सल देखूं तो ये मेरे लिए सस्ता स्टॉक मिल रहा है, प्रोवाइडेड इसके बाकी सारे फंडामेंटल ओके हैं। अगर पी, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो इज लेस देन 1, सो अंडर वैल्यूड स्टॉक है। प्राइस टू बुक वैल्यू इज मोर देन 1, दिस इज ब्लोटेड और ओवर वैल्यूड, थोड़ा महंगा स्टॉक हो चुका है ऑलरेडी। देन प्राइस टू बुक वैल्यू इक्वल टू 1, की जितनी मार्केट भी उसकी बुक्स में जितनी वैल्यू दिखाई गई है, उसकी नेटवर्थ दिखाई गई है, उतना ही उसका प्राइस करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, तो वो एट पार चल रहा है, तो बिल्कुल सही प्राइस है वो बाय करने के लिए। अब ये जो पैरामीटर यूज होता था ट्रेडिशनली, इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस था। आज की डेट में क्योंकि मार्केट में बुलिशनेस इतनी ज्यादा हो चुकी है, मार्केट में पैसा इतना जाया, बहुत सारे स्टॉक, इवन लगभग सारे स्टॉक बराबर है, अगर आप तो देखोगे, वो वो सारे के सारे। थोड़ा थोड़ा वो लग रहा है, हाँ जी, वो कच्चा सा लग रहा है। म्यूट कर लीजिए प्लीज, साइड टॉक में आप प्लीज म्यूट कर लीजिए। सो जब भी प्राइस और बुक वैल्यू ने देखना, हमने क्या देखना है कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है या फिर एट पार है। ट्रेडिशनली इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस था, क्योंकि मार्केट में हम इसको वैल्यूएशन देख लेते थे, लेकिन आज की डेट में
जो मार्केट का बुलिशनेस आई है लगभग, जब जो भी आप स्टॉक उठाओगे वो उसका प्राइस टू बुक वैल्यू ओवर मोर देन 1 ही मिलेगा ज्यादातर स्टॉक्स में। फिर हम उसको कंपेयर कर सकते हैं अपनी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंगली, कि अगर इस स्टॉक का प्राइस टू बुक वैल्यू जो ओवर वैल्यूड मेरे को नजर आ रहा है, लेकिन उसके पीयर्स का, उसके कॉम्पिटिटर्स का प्राइस और बुक वैल्यू क्या है, उसके अकॉर्डिंगली मेरे को कौन सा स्टॉक सूटेबल लग रहा है, तो वहां पे मेरी स्टॉक सिलेक्शन हो सकती है प्राइस टू बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग। सर ये ऑलवेज रिलेटिव टर्म्स पे देखना है अपने को। रिलेटिव देखना है, क्योंकि आज की डेट में ना मैं आपको दिखाऊंगा, जिस स्टॉक को भी देखेंगे जो मार्केट में बुलिशनेस आई है पिछले 2-3 साल से, सारे सारे स्टॉक ओवर वैल्यूड हो चुके हैं अगर प्राइस टू बुक वैल्यू में देखें तो। तो सारे, यानी कोई 7 मार्केट गुना है, कोई 8 मार्केट भी गुना है, अपना ओवर वैल्यूड होएगा सर फिर, यदि स्टॉक्स ओवर वैल्यूड है तो, कैसे? यानी ओवरऑल मार्केट भी ओवर वैल्यूड होएगा जैसे यदि सब स्टॉक्स बिल्कुल। ओवर। हमारा मार्केट का जो, देखिए आपने रैली जो चल रही है 2020-21 से चल रही है, 4 साल हो चुके हैं ये रैली चलते हुए। निफ्टी जब 2020 में फॉल हुआ था तो 7400 या 7100 पे फॉल आया था, उसके बाद देख लो 25,000 पे पहुंच गया, 4 गुना के बराबर, 3.5 गुना हो चुका है। ठीक है। सो आज की डेट में ज्यादातर स्टॉक आपको ओवर वैल्यूड मिलेंगे, लेकिन फिर भी कोई ना कोई स्टॉक ऐसा होता है, यानी कि पिछले कुछ दिनों में, लास्ट ईयर की बात है, विप्रो अंडर वैल्यूड था। विप्रो विप्रो का काफी डाउनफॉल हो रहा था, विप्रो अंडर वैल्यूड था, आज की डेट में ये भी ओवर वैल्यू हो चुका है। क्लियर? रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या? रिटर्न ऑन इक्विटी इज द परसेंटेज एक्सप्रेशन ऑफ कंपनीज नेट इनकम एज इट इज रिटर्न ऑन वैल्यू शेयर होल्डर, कि शेयर होल्डर ने जो अपना पैसा लगाया, अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया इक्विटी में, उसको शेयर होल्डर को क्या रिटर्न मिल रहा है, दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी। ये भी सारे पैरामीटर जो है वो कंपेयर करने के लिए, इसमें कोई इसका कोई नेट फिगर नहीं होगा कि इतना अच्छा होगा या इतना बुरा होगा, राइट, रिलेटिव ही रहेगा ये। दिस फॉर्मूला अलाउज इन्वेस्टर्स एंड एनालिस्ट एन अल्टरनेटिव मेजर ऑफ कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी एंड कैलकुलेट्स एफिशिएंसी विद विच कंपनी जनरेट ऑफ प्रॉफिट। कि अगर आरओई हमारा, नॉर्मली हमने क्या कहते हैं कि बैंक हमें अगर 6 या 7 या 8% का रिटर्न दे रहा है, तो हमें मार्केट में अगर मैं ज्यादा रिस्क पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो माई रिटर्न ऑन इक्विटी शुड बी हायर, कि बैंक रेट से तो मेरे को अच्छा मिलना चाहिए। नॉर्मली हम कंसिडर करते हैं 15 to 20% या 12 to 20% का रिटर्न ऑन इक्विटी, जिन स्टॉक्स के हैं उनको हम अच्छा वैल्यूएशन में काउंट करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी में। ये 12 टू, अगर 15 to 20% या 12 to 20% का आप रेंज ले सकते हो, क्योंकि जितना बैंक रेट दे रहा है एटलीस्ट उससे डबल मिलना चाहिए, क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहा हूँ, मेरा रिस्क ज्यादा है, बैंक में मेरा रिस्क कम है, वहां पे मेरा रिटर्न भी कम है। यहाँ पे मैं अगर रिस्क ज्यादा ले रहा हूँ तो मेरे को रिटर्न ऑन इक्विटी शुड बी हायर। सो मैं ये रेंज में नॉर्मली लेते हैं हम आइडली 12 to 20% का। क्लियर? सेकेंड इज, इसका फॉर्मूला रिटर्न ऑफ इक्विटी नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी। देन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको बोलते हैं आरओसीई, ये आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी, इसको बोलते हैं आरओसीई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये किसका रिटर्न बताता है? जो ये शेयर होल्डर्स का रिटर्न बता रहा था, लेकिन ये रिटर्न बताएगा कि प्रमोटर ने जो पैसा लगाया, अपना कैपिटल लगाया, उस पे उसको कितना मिल रहा है, अपने बिजनेस पे उसको कितना रिटर्न मिल रहा है। आरओई वैल्यूएशन इज ऑफन कंबाइंड विद आरओसीई। आरओसी का फॉर्मूला क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ईबीआईटी डिवाइड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द प्रमोटर्स। क्लियर? ये हमारा आरओसी का, इसको मैनुअली आपने कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना, हर एक चीज आपको पोर्टल पे मिलेगी रेडीमेड, किसी भी स्टॉक का मैं अभी आपको दिखाऊंगा, हर एक चीज आपको पोर्टल पे मिलेगी। एक हम ले लेते होते हैं पी रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो। उसमें भी होता है कि अगर आपका ये हायर साइड पे, इसको भी रिलेटिव टर्म्स में लेते हैं, कि अगर मैं पीयर्स में देखूंगा, जो उसका करंट प्राइस है उसकी अर्निंग से डिवाइड करेंगे, ये हायर साइड पे है तो वो ओवर वैल्यूड है, अगर ये लोअर साइड पे है, इसका रेशो <1 है, तो वो अंडर वैल्यूड में है, पी रेशियो का। अब ये सारे फंडामेंटल्स किसी भी स्टॉक के हमने कहाँ पे देखने हैं, इसके लिए हमारी साइट है screener.in, आप नोट करना है, नोट कर लीजिए, screener.in वेबसाइट है। यहाँ पे हमने कोई भी स्टॉक का नाम डालना है, कोई भी आप स्टॉक बता दीजिए, एनीवन।
धवन जी, संजीव जी, एनीवन स्टॉक? HDFC बैंक। HDFC बैंक, ठीक है जी। देखिए यहाँ पे ये HDFC बैंक का ओवरव्यू आ गया। इसका मार्केट कैप है 12,47,000 करोड़, 12.47 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है, जो हमने डिस्कस किया था एम कैप, मार्केट कैप। तो ये कौन सी कंपनी होगी जो हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन किया था फर्स्ट 2-3 दिनों में, जब लार्ज डॉक्टर कैप। लार्ज कैप हो गया, क्योंकि ये 20,000 करोड़ से बड़ी कंपनी है, देन ये लार्ज कैप कंपनी होगी। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 18.3, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 7.67, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 17.1% दे रहा है, राइट। इसका फेस वैल्यू 1, बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स मिल रहा है, टू टाइम्स से ऊपर आ रहा है। क्लियर? अब इसका और क्या पैरामीटर देख सकते हैं आप, इसको कंपनी के बारे में डिटेल देख सकते हो कि कंपनी करती क्या है। जैसे ये तो बैंक हमें पता है सभी को। ईईजी रेशो क्या है इसकी? प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इसको रिलेटिवली देखते हैं, प्राइस कितना है और उसकी टोटल ये अर्निंग। नीचे सर, हाँ जी, ईईजी रेशो क्या कह रहे हो? पेग नीचे है ना? रेशियो। पैक रेशियो का नहीं हमें उतना ज्यादा जरूरत है। हमें तो जो जो मेन पॉइंट मैं आपको वो बता रहा हूँ, आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाननी, क्योंकि हमने एक उसको ओवर वैल्यूएशन करना है, बहुत ज्यादा डीप एनालिसिस करने की हमें जरूरत नहीं है। हमें जितना एक स्टॉक को ट्रेड करने के लिए या हमें इन्वेस्ट करने के लिए जितना डिटेल चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल के लिए हमें बैलेंस शीट का पूरा रेशियोज, फाइनेंशियल रेशियोज देखना पड़ेगा, उसका सारा सेल्स रिकॉर्ड, उसके कैश फ्लोज, वो सारा डिटेल देखना होगा। उसके लिए आपको, अगर आपका बैकग्राउंड कॉमर्स का है तो आप उसको देख सकते हो, अगर आपने उसके कंप्लीट डिटेल्स देखने हैं फाइनेंस। संजीव जी, जी सर जी। क्लियर? इसमें से आप अगर कुछ और पॉइंट ऐड करना, यू आर एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, आप रोज ही बैलेंस शीट्स देखते हो कंपनियों की, नहीं नहीं सर, यही है बस। और मेनली इसके तो अलावा आप किसी कंपनी को इवेल्युएट करने के लिए और कौन से पैरामीटर देखते हो इसके अलावा? मैं बाकी बताता, इसमें रेशोज में पी रेशो हो गया, और कोई रेशो देखते हो आप? पी और रोस ही रहता है जी, मेजर रोस है तो। ठीक है, रोस। राइट। अब यहाँ पे इस कंपनी की डिटेल आ गई, आपको कंपनी का ऑर्डर बुक वगैरह, ये तो चलो सर्विस इंडस्ट्री है, ये इसके की कौन से रेशियोज आ गए सारे, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, एनपीए कितना है, बैंकिंग में नेट एनपीए कितना है, कासा रेशो क्या है, रेवेन्यू सेगमेंट कहाँ कहाँ से उनका कितना रेवेन्यू आ रहा है। अब डोमेस्टिक इंटरनेशनल में सिर्फ 1% की लोकेशन है इनकी, बैंक के सारी ब्रांचेस के बारे में आ गया, राइट। अब पैन इंडिया प्रेजेंस, कितनी ब्रांचेस आई बैंक की, सेक्टर वाइज उनका लोन ब्रेकअप, किस सेक्टर को कितने % लोन दिया हुआ है, बाकी सारे उनके लीडरशिप के बारे में आ गया। देन मार्केट शेयर आ गया, एडवांसेस में कितना % मार्केट शेयर है, डिपॉजिट में कितना है, कस्टमर की रीच कितनी है उसकी, बाकी सारी उसकी कंपनी की डिटेल्स आपको उसमें आ जाएंगी, राइट। ये हमारे पास कंपनी का ओवरव्यू आ जाएगा यहाँ पे। देन हमने यहाँ पे एनालिसिस देना है, उन्होंने कुछ यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स करे हुए हैं इस वेबसाइट ने, किस कंपनी के बारे में क्या क्या अच्छा है, क्या क्या बुरा है। इसमें आपका आप देख सकते हो कौन कौन से पॉइंट है इसमें। नेगेटिव पॉइंट में लाइबिलिटी का आ गया, स्टॉक ट्रेडिंग है 2.3 को, ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है, लो इंटरेस्ट रेट आ गया, अर्निंग इंक्लूड, अदर अदर इनकम का कुछ है इनमें, हो सकता है ये थर्ड पार्टी इनकम होगा या कुछ हो, ये अदर इनकम का आ रहा है इसमें, राइट। सो अब यहाँ पे आ गया उनके पीयर्स का एनालिसिस, कि अगर मैं बैंकिंग के स्टॉक ले रहा हूँ, इसमें से पी रेशो देखिए, लगभग सारे बैंक्स की पी रेशो सेम है, सिर्फ येस बैंक है जो ओवर वैल्यूड शो कर रहा है अभी, पी रेशो जिसका हाईएस्ट है, सिर्फ येस बैंक का ओवर वैल्यूड दिखा रहा है, जो पी रेशो इसका हाईएस्ट है अपने पीयर्स के अकॉर्डिंगली। इंडसइंड बैंक अंडर वैल्यूड है पीयर्स के अकॉर्डिंगली, सबसे कम है इसका। आइडियल कंडीशन क्या होनी चाहिए सर उसकी? हाँ जी, पी रेशियो की आइडियल कंडीशन या आइडियल वैल्यू क्या होनी चाहिए? आइडियल का इसका कुछ नहीं होता, मैं ये भी रिलेटिव ही होता है। इसमें इसमें भी 15-20% की जो पी रेशो आती है, 15-20 के करीब की, इतना नॉर्मल रहता है, लेकिन कुछ एक स्टॉक तो 70-80 की पी रेशो में भी पहुंच जाते हैं, इसका भी कोई स्केल नहीं है। क्लियर? अब यहाँ पे इनके मार्केट कैप आ गए, सारी कंपनीज के पीयर्स का एनालिसिस आ गया, डिविडेंड कितना दे रहे हैं, नेट प्रॉफिट, क्वार्टरली प्रॉफिट का वेरिएंस पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में कितना वेरिएंस रहा है, सेल्स का आ गया, क्वार्टरली सेल्स का आरओई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसके बाद जो मेन हमने अगर ओवरव्यू करना है, तो मैं नॉर्मली क्या देखता होता हूँ, मैं इसमें ये देखता हूँ कि कंपनी का
जो रेवेन्यू है, यहाँ पे तो रेवेन्यू आएगा, बाकी जगह पे सेल्स का भी आएगा रेवेन्यू। अगर मैं ये क्वार्टरली रेवेन्यू है, क्वार्टरली रेवेन्यू ऑलरेडी बढ़ रहे हैं, कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं। उनके प्रॉफिट, फाइनेंशिंग प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, राइट। नेट प्रॉफिट 7900 करोड़ से 7940 से 17,000 हो चुका है, राइट। लगभग डबल इसका हो चुका है पिछले 2021 से 2024 में हर क्वार्टर में। और इसमें हम ईयर ऑन ईयर कंपेयर करते हैं, अगर क्वार्टरली करेंगे तो ईयर ऑन ईयर। अगर जून 24 में 17,000 करोड़ का प्रॉफिट आया, तो जून 23 में 12,000 करोड़ का प्रॉफिट है। तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखते हैं हम इसमें। क्वार्टरली ग्रोथ तो देखेंगे कि कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना रहा है, कंसिस्टेंटली सेल्स ग्रोथ हो रही है, कंसिस्टेंटली उनके रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हमें ये दिखाई देगा। उसके साथ हमें नेट प्रॉफिट उनके कितने बढ़ रहे हैं, ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली देखेंगे। इसी तरह से अगर और डीप इसमें जाएंगे एनुअली पे, किसी का ओवरव्यू देखना है, लॉन्ग टर्म का अगर एनालिसिस करना है, तो आप देखिए 2013 में कंपनी का रेवेन्यू था 35,000 करोड़, जो आज की डेट में 3,14,000 करोड़ हो चुका है। कंपनी का नेट प्रॉफिट था 7,000 करोड़, जो आज की डेट में 10 गुना 70,000 करोड़ हो चुका है। सर सर इसके अंदर ना मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। चलो सारा ग्रुप है, हाँ हाँ। तो बेसिकली जो सबसे स्ट्रांग पॉइंट ये है, सर जस्ट जस्ट इसके अंदर जो सबसे स्ट्रांग पॉइंट है ना जो कंपनी के फंडामेंटल में, ये है बेसिकली यदि उसका टोटल डेट इज इक्वल टू हिज नेट प्रॉफिट और रिजर्व एंड सरप्लस, तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट रहता है कंपनी के लिए। टोटल। यदि यदि उसका जो टोटल डेट है इज हाँ। इक्वल टू हिज रिजर्व एंड सरप्लस और हिज नेट प्रॉफिट, हम्म। तो ये एक ऐसा साइन रहता है जो कंपनी को बहुत लार्जली पुश देता है, जो मैंने बैलेंस शीट में ऑब्जर्व किया है। ओके। तो ये एक ऐसा पॉइंट, यदि आपने यदि बैलेंस शीट यदि है तो आप कम से कम ये देख लो कि उसका टोटल डेट कितना, सिक्योर्ड लोन्स कितने पड़े हुए हैं उसके अंदर, जितना उसके ऊपर टोटल डेट है, यदि वो मोर और लेस उसके नेट प्रॉफिट से मैच करता हो या उसके रिजर्व एंड सरप्लस से मैच करता हो, तो इन दैट केस वो कंपनी सेफ है मीन्स। छोटा मोटा डेट फ्री कंपनी रहती है। हाँ। तो राइट। ठीक है, एक हमें इसमें लास्ट पोर्शन देखेंगे हम इन्वेस्टर्स का। आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक इसमें एक और पॉइंट है जिसको हम नोट कर सकते हैं, कि अगर किसी कंपनी में एफ आई है डी आई 25% से ज्यादा है, तो वो एक अच्छी कंपनी कंसिडर करी जाती है, सेफ कंपनी में। अगर बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर है चाहे डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, उनका जो समेशन है 25% से ज्यादा हो, तो एक अच्छी कंपनी। आप देखिए इसमें तो 80% के करीब है, 80% से भी ज्यादा है। ये सबसे ज्यादा ट्रस्टेबल कंपनी में आता है एच डी एफ सी बैंक, जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में। इसमें आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की डिटेल खोल के देखोगे तो आपको यहाँ पे एक और चीज दिखाई देगी कि इसमें किस किस ने पैसा लगाया है। आप देखो, फॉरेन इन्वेस्टर्स में गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने भी पैसा यहाँ पे लगाया, गवर्नमेंट का पेंशन फंड का पैसा है। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने भी 2% स्टेक लिया हुआ है एच डी एफ सी बैंक में। सिंगापुर गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है। अब ये कुछ और म्यूचुअल फंड वगैरह फॉरेन के जो, क्लियर। अब डोमेस्टिक में जाएंगे तो इसमें सबसे आपको डोमेस्टिक में एक और चीज मिलेगी। डोमेस्टिक में ज्यादातर में आपको एल आई सी जरूर मिलेगा, बड़े जो अच्छे स्टॉक्स हैं। यहाँ देखिए एल आई सी का 5.25% स्टेक है, एस बी आई म्यूचुअल फंड का 6.9, निफ्टी 50 ETF का, और आपका एच डी एफ सी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड का फ्लेक्सी कैप फंड। सारे फंड की डिटेल आ जाएगी, किसका कितना पैसा यहाँ पे लगा हुआ है। 35% डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, 47% इसके फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं। तो बहुत ट्रस्टेबल कंपनी। अगर 25% से ज्यादा हो तो आप उसको, अगर बाकी पैरामीटर ओके है, 25% से ऊपर DIFI है, तो आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए भी सोच सकते हो। ये एक आप इसको टिप या एक हैक समझ लीजिए। ये अब देखिए सारे सारे म्यूचुअल फंड का पैसा यहाँ पे लगा हो, जो म्यूचुअल फंड ने डायरेक्ट यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है। कोटक फंड है, निपन फंड है, ICICI प्रूडेंशियल है, UTI फंड है, ICICI प्रूडेंशियल। तो ये फंड्स का पैसा है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट का भी पैसा 0.18% है। बाकी शेयर होल्डिंग, क्योंकि ये 17.44% है इसकी। सर जो फ्रंट लाइन और बड़ी कंपनीज हैं हाँ जी। उनको तो फाइनेंशियल्स अपने को चेक नहीं करने पड़ेंगे, सिर्फ
जो कंपनीज अननोन है उनका पहले फाइनेंशियल चेक करके फिर उनका ट्रेड। उनका देखिए, मैं अगर BTST ट्रेड भी लेता हूँ ना, मेरे पास सिर्फ 15-20 मिनट का टाइम होता है। तीन। राइट, वही मेरा क्वेश्चन यही था कि मार्केट में यदि अपन ट्रेड कर रहे हैं हाँ तो जी। मोस्टली अपने पास टाइम नहीं रहेगा कि तब पूरा अपन डिटेल्ड एनालिसिस करें। बिल्कुल बिल्कुल, आपने मेरे को एक कल परसों एक स्टॉक भेजा था, मैंने शायद आपको रिवर्ट किया था कि ये आप इसको ना करिए। कौन सा? रिलायंस आर पावर के लिए हाँ, शायद। रिलायंस पावर। अब एक स्टॉक मैं दिखाता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग, मे भी आपने नाम सुना है, ये TTML, टाटा टेली सर्विसेज। राइट। आप में से किसी ने नाम सुना है इस स्टॉक का? ये पहले डोकोमो हुआ करता था, वो जो हाँ, इनका ये डोकोमो वाला जो। स्टॉक है। अब जी इस जी। स्टॉक का मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। इसमें लोगों ने इतना पैसा लगाया। अब ये कंपनी को देखोगे तो ये कंपनी लॉसेस में जा रही है। इसका स्टॉक सिर्फ ऑपरेटर्स ने इसको भगाया, स्टॉक को ऑपरेटर्स ने। अब देखो, ये स्टॉक 2020 में कहाँ पे था? ये स्टॉक था 3-4 रुपए पे। 4 रुपए पे था ये स्टॉक 2020 के अक्टूबर में। राइट। और ये जुलाई 21 में, लगभग एक साल में ये 50 पे पहुंच गया। और जनवरी 22 में ये 290 पे पहुंच गया। देखो, अपर सर्किट अपर, सारा ये ऑपरेटर्स ने ट्रेड किया इसको। अब इसका कंपनी की अगर आप बैलेंस शीट देखोगे तो ये ह्यूज लॉस मेकिंग कंपनी है। ये देखिए, रेगुलर लॉसेज में जा रही है, नेट प्रॉफिट लॉसेज में जा रही है कंपनी। सेल्स डिक्रीज हो रही है, सब कुछ कम हो रहा है। तो इसका स्टॉक 3 रुपए से 300 पे चला गया। ये सारा ऑपरेटर का है। यहाँ पे 74% प्रमोटर के पास है। एक चीज और होती है, संजीव जी आप बताइए ये सही है? नॉर्मली मैं कंसिडर करता हूँ प्रमोटर के पास 50% के करीब जो हमारा मैंडेटरी होता है उतना होना है। ज्यादा प्रमोटर के पास होना स्टॉक होल्डिंग कम होना भी लॉस में कि आपको थोड़ा डेंजरस होता है कि जिस बंदे ने बिजनेस शुरू किया उसके पास अपना ही पैसा उसने यहाँ पे नहीं लगाया। ज्यादा होना देखो भी जितना ज्यादा प्रमोटर्स का अपनी खुद की इक्विटी इन्वॉल्व रहती है तो वो एटलीस्ट वो कंपनी हेल्दी कंपनी गिनी जाती है, जितना ज्यादा लेकिन प्रमोटर्स का वो स्टेक बिल्कुल, रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर ज्यादा भी होगा ना तो प्रमोटर उसको मैनिपुलेट भी कर देते हैं। जो ऑपरेटर उसको ऑपरेट करते हैं, पब्लिक में कम स्टॉक होल्डिंग होगा, पब्लिक में होगा, तो उसको प्रमोट ऑपरेट करना भी इजी हो जाता है कई बार। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका वो इसने किया था बाबा रामदेव ने। पतंजलि फूड में बाबा रामदेव ने किया इसका। जिस टाइम पे सब कुछ बंद था कोरोना के टाइम पे, इसके पास 99% स्टेक बाबा रामदेव के पास था। इसने स्टॉक को ये ऐसे ही किया, 14 रुपए से 1400 रुपए पे ले गया था। 14 या 15 रुपीज से 1500 पे ले गया। वो सिर्फ ऑपरेट, उसको मैनिपुलेट करके। पब्लिक में 1% स्टेक था, फेक डिमांड क्रिएट करके ये सारा मैनिपुलेशन किया। फिर उसने अपना नेटवर्थ इंक्रीज कर लिया कंपनी का, क्योंकि स्टॉक प्राइस बढ़ गया, नेटवर्थ बढ़ गया, स्टॉक नंबर ऑफ स्टॉक्स तो उतने ही है। अब फिर उसने अपना स्टेक बेच दिया। 2 बार स्टेक बेच दिया। पहले 98% था, अब उसके पास 72% रह चुका। अब देखिए यहाँ पे FIDI सिर्फ 13% है। अब IT के स्टॉक देखोगे, यहाँ पे इसका ROE ROC कम है। IT के स्टॉक का ROE ROC बहुत अच्छा होता है। आप उसमें बता सकते हो क्या रीजन हो सकता है? अब देखिए, ROE ROC, एक तो IT स्टॉक की प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन प्लस इनकी जो इनकम होती है ज्यादातर फॉरेन करेंसी में, US डॉलर्स में होती है। अब देखिए 9 टाइम्स चल रहा है अपनी बुक वैल्यू के। क्लियर? अब इसका प्रॉफिट मार्जिन देखो आप, कितने प्रॉफिट बना रहे हैं ये कंपनी। इसका प्रॉफिट मार्जिन देखो, 24% प्रॉफिट मार्जिन। इसका प्रॉफिट 9,000 करोड़ से 26,000 करोड़ हो चुका है, 3 गुना हो चुका है। क्लियर? ये हमने ओवरव्यू लेना, जैसे मैंने आपको BLS का स्टॉक दिखाया था, किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इसका देखिए, ROE ROC 30%, 31%। अब इसका ग्रोथ देखिए आप कंपनी का,
इसका ग्रोथ, इसने सेल अपना इंक्रीज किया 450 से 1800 करोड़ पे, लगभग 4 गुना सेल बढ़ाया। प्रॉफिट इन्होंने 10 गुना बढ़ा दिया, 10 गुना से भी ज्यादा। तो दैट इज रिफ्लेक्टिंग कंपनीज एफिशिएंसी। 22% नेट प्रॉफिट उनको ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहे हैं। 24 करोड़ के प्रॉफिट से 375 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे। संजीव जी और कुछ यहाँ पे पैरामीटर देख सकते हैं इसमें? मैं तो नॉर्मली ये नहीं सर, पैरामीटर देखता हूँ, मैं बहुत सेल्स ज्यादा। है जी, सेल्स है, प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन रहता है, रोल्स सेल्स रहता है, बढ़ती है, नेट प्रॉफिट रहता लेकिन है। इन्वेस्टर्स इसमें 71% इन्वेस्टर्स हैं। FIDI जिसमें नो डाउट कम है। पब्लिक 19% है, अदर्स है। तो जिसमें रिस्क प्रमोटर्स का खुद का पैसा इन्वॉल्व रहता है ना, तो वो नीचे, मतलब इसमें बेसिकली नीचे जाएगा, तो उसके अंदर खुद का प्रमोटर्स का भी तो अपना स्टेक लगा अपने हुआ है ना। पैसे को वो डुबोएगा नहीं तो पैसा वो बेसिकली उसका भी तो डूबेगा ना। हाँ, इसीलिए ना ये लेकिन प्रमोटर के पास बहुत ज्यादा कम होना स्टॉक, वो भी रिस्की है। अगर 50% से कम हो गया ना, अगर आप देखो प्रमोटर लगातार अपना स्टॉक सेल कर रहा है, वो भी एक रिस्की सेक्टर फैक्टर आ जाता है वहां पे। उसको भी नेगेटिव लेते हैं कि प्रमोटर अपना पैसा निकाल रहा है कंपनी से। क्लियर? कोई किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे? नहीं सर, नहीं। एनीवन एल्स? विवेक जी, श्रीवास्तव जी, नव्या, सीमा जी, संतोष जी? क्लियर सर। क्लियर। क्लियर सर। ठीक है जी। सो ये आ गया हमारे पास। इसके बाद स्टॉक सिलेक्शन में अभी हमारे पास टाइम 5 मिनट बचे हैं, मैं देखता हूँ इसमें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो बाकी ये वाला जो स्टॉक सिलेक्शन का फिर कल फ्रेश इसको स्टार्ट करेंगे। ये हमारा फंडामेंटल वाला पार्ट कवर हो। अभी किसी को कोई क्वेरी या क्वेश्चन, किसी ने कोई चार्ट डिस्कस करना हो तो एनीवन? किसी ने कोई चार्ट डिस्कस करना हो या किसी का पर्टिकुलर क्वेरी हो किसी स्टॉक के रिगार्डिंग? श्रीवास्तव जी सर आपने कुछ शेयर किया था। सर हाँ जी। मदरसन का एक बार चार्ट डिस्कस कर लेंगे, फ्यूचर्स का। मदरसन सुन्नी। फ्यूचर्स, हाँ जी। हाँ जी। ये आज शाम को काफी तेज हुआ है। हाँ जी, क्या इसके बारे में आप क्या पूछना चाहते हैं? आप देखो इसमें आपको कुछ नजर आ रहा है यहाँ पे हाँ कुछ? सर, हैमर बनी है। हाँ जी। ये हैमर बनी है ना एंड पे। नहीं नहीं, हैमर नहीं है। हैमर का पोजीशन नहीं होता, ये एक बुलिश कैंडल बनी है। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया पैटर्न बन रहा है। कैन एनीवन टेल कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है? डबल टॉप। नहीं। डबल बॉटम है जी। पोल एंड फ्लैग बोलेंगे ना ही इसको। डबल बॉटम है ना ही डबल टॉप है, कुछ और बन रहा है यहाँ पे। पोल एंड फ्लैग। नहीं जी, यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। एक ही जगह पे रेजिस्टेंस मिल रहा है, देखो। अब ये लोज ऊपर जा रहे हैं, मींस बायर अपनी स्ट्रेंथ बड़ी कर रहे हैं। बायर्स का वॉल्यूम भी बढ़ रहा होगा, हम वॉल्यूम भी देख लेते हैं। ये एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। समझ आ गया आपको? दिस वन असेंडिंग ट्रायंगल। अब ये नेक लाइन को ब्रेकआउट करेगा और गैप भी फिल कर देगा। एटलीस्ट आपको गैप फिलिंग तक का तो टारगेट मिलेगा, मिलेगा यहाँ तक का, प्रोवाइडेड ये नेक लाइन को ब्रेकआउट करे। हो सकता है कल ये नेक लाइन को ब्रेकआउट कर दे। आप देखो इसमें नेक लाइन एक ही जगह पे क्यों आ रही है, रेजिस्टेंस एक ही जगह पे। इसका हाई देखो, ये है 5 अगस्त का हाई 189.70। ये 12 अगस्त का हाई 189.90, 189.30, 189.20, 189.85। सो ये इसका रेजिस्टेंस जोन बन चुका है 189.20 से 190 तक का। अब ये नेक लाइन बन चुकी है इसकी 190 की। अब इसको ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर की तरफ हमें कम से कम ये टारगेट मिलेगा। ये टारगेट देख लो कितना है आपको। ब्रेकआउट रीटेस्टिंग कंफर्मेशन होना चाहिए, लेकिन कल के दिन में ये ब्रेकआउट कर सकता है।
अब ये 190 के ऊपर जाएगा, तो अगर इसका अब ये देखिए, अगर हम इसको, मैं आपको असेंडिंग ट्रायंगल मार्क करके दिखाता हूँ। ये बन गया असेंडिंग ट्रायंगल, क्लियर। यस सर। तो अब इसका वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। यहाँ देखिए वॉल्यूम, अब इसका आज कितना हुआ है, कल इसका वॉल्यूम था 20 मिलियन, 20 मिलियन, आज 50 मिलियन का वॉल्यूम। देखिए डबल से ज्यादा हो गया वॉल्यूम इसका। तो कल मोस्ट प्रोबेबली ये गैप अप भी खुल सकता है, लेकिन इसका ये इसका वॉल्यूम कहाँ दिखा सर आपने? हाँ जी, ये वॉल्यूम कहाँ दिखा आपने? वॉल्यूम ये कैंड आपको बार नजर आ रहे हैं ना, बार ये हाँ जी, हाँ जी। नीचे, ये सारे वॉल्यूम के बार है। अब मैं किसी एक पर्टिकुलर कैंडल पे क्लिक करूंगा ना, तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम नजर आएगा, जो यहाँ पे मेरा कर्सर चल रहा है, ये वॉल्यूम दिख रहा है आपको। अगर ग्रीन में वॉल्यूम है तो नेट बाइंग आई, अगर रेड में वॉल्यूम है तो नेट सेलिंग आई है। ये नेट वॉल्यूम है बाइंग और सेलिंग का। यहाँ पे देखिए 50.6 मिलियन कल का वॉल्यूम था, 20.6 उससे पीछे था। नहीं, ये कहाँ लिखा आ रहा है, कहाँ से देख पढ़ रहे हो आप? 20, अच्छा ये लिखा रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, लेफ्ट साइड। ओके। यहाँ पे देखिए 50.6 वॉल्यूम हो गया, डबल से ज्यादा हो गया, 2.5 गुना वॉल्यूम हो गया इसका। अब इसका ये लेंथ कितनी बन रही है ट्रायंगल की, 19 रुपीज का बन रहा है। तो हमें इसके ऊपर इतना टारगेट, अगर ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो गया, ब्रेकआउट प्लस रीटेस्टिंग, कल के दिन में बड़ा कैंडल बन सकता है ब्रेकआउट का, या तो गैप अप खुलेगा या ब्रेकआउट का बड़ा कैंडल बन सकता है। अब ये आपको इसको ब्रेकआउट करके पहले तो हो सकता है कल के दिन में ये गैप ही फिल कर दे। जो गैप क्रिएट हुआ था किस डेट को था, 2 अगस्त से लेके 5 अगस्त में जो गैप हुआ था मंडे, 5 अगस्त का मंडे था, हाँ मंडे को जो गैप डाउन खुला था। अब ये गैप कितना बन रहा है, 192.3। हो सकता है कल सुबह यहाँ पे पहले 5 मिनट में ये इसी जगह पे आके टच करे 192.3 को। सर ये चार्ट डिफरेंट होता है क्या सर, फ्यूचर का और हाँ जी, स्टॉक का? स्टॉक का और फ्यूचर का चार्ट डिफरेंस होगा क्या सर? डिफरेंस होगा, इनके दोनों में प्राइसेस में डिफरेंस होगा। तो फ्यूचर का जो चार्ट सर हम कब देखते हैं, जब फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं तभी है क्या? बिल्कुल, अगर आपने फ्यूचर में ट्रेड करना तो फ्यूचर का चार्ट देखेंगे। अब आपको ओवरऑल टारगेट देखो, जो ये टारगेट हमने मार्क किया ये कहाँ पे जा रहा है, जहां पे ऑलरेडी हमारा रेजिस्टेंस है, एग्जैक्टली वहां पे जा रहे हैं। दिस इज द सिमिट्री और ब्यूटी ऑफ प्राइस एक्शन, कि जो रेंज को ब्रेकआउट किया उतना टारगेट आएगा, उतना ऑलरेडी हमारे पास रेजिस्टेंस है, एग्जैक्ट उसी जगह पे रेजिस्टेंस मिल रहा है। क्लियर। अब इसको मैं अगर ईएमए की तरफ लेके जाऊं, अगर मैं यहाँ पे ईएमए अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे देखिए इसने अपने 20 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दे दी। अब यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है, और देखिए इसने सपोर्ट कहाँ पे लिया, एग्जैक्टली 50 ईएमए से सपोर्ट लिया, एग्जैक्टली 50 ईएमए। मैंने आपको बोला नीचे गिरते हुए 20 एंड 50 ईएमए विल एक्ट एज सपोर्ट, ऊपर जाते हुए रेजिस्टेंस का काम करेगा, नीचे आते हुए अब यहाँ पे एक और ये पैरामीटर, मोटा मोटा सर, मोटा मोटा ये एम बन रहा है ना ऊपर? ये वाला, हाँ जी, ये एम बन रहा है ना? ये एम जितना टारगेट ऑलरेडी दे चुका है ये। देखो एम का टारगेट कितना था, ये वाला टारगेट था, इतना टारगेट ऑलरेडी दे चुका है। नहीं, ये जो एम बनता है तो वो बेसिकली डाउन ट्रेंड नहीं नहीं, का एम, सिग्नल है। हम एम का मिनिमम टारगेट कितना होता है, ये वाला पार्ट जितना एम की बॉटम और टॉप में डेप्थ है, डिस्टेंस है जो ये, उतना नीचे का टारगेट ये ऑलरेडी दे चुका है। अब यहाँ पे एक और चीज इंटरेस्टिंग है हमारे लिए, इसको ऊपर जाने के लिए ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करना पड़ेगा। अब देखिए ट्रेंड लाइन के ऊपर आज इसने क्लोजिंग दी है,
क्लियर। अब एक और पैरामीटर, यहाँ पे इसको ब्रेक करेगा तो ये डाउनवर्ड से अप ट्रेंड चेंज होने में क्या चाहिए होता है? एनीवन? बायर, बायर। नहीं नहीं, बायर तो चाहिए। ट्रेंड, कंसोलिडेशन। ट्रेंड का कंफर्मेशन कहाँ पे मिलेगा? रिसेंट हाई पे। यस, ये वाले हाई ब्रेक होगा तब ट्रेंड का कंफर्मेशन होगा कि डाउन से अप ट्रेंड हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे मल्टीपल कंफर्मेशन मिल रही है। ये हाई कहाँ पे बन रहा है? ये वाला जो नेकलाइन है, दिस इज द रीसेंट हाई। जो आपका जो नेकलाइन बना हुआ है ट्रायंगल का, वो आपका ये नेकलाइन, सॉरी, ये रेजिस्टेंस जो बना हुआ है ट्रायंगल का, ये आपका ऑलरेडी रीसेंट हाई बना हुआ है, प्रीवियस हाई, ये हाई बना हुआ है आपका। अब इसको, ट्रायंगल के रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करेगा और इस हाई को भी ब्रेक करेगा, अप ट्रेंड में चेंज हो गया, और हमारी ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करेगा। ये मल्टीपल कंफर्मेशन आपको मिल गई। बस ये है कि ये इस ट्रेंड लाइन जो हमारी रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट करे कल, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग अगर कल ही करेगा या आने वाले टाइम पे करेगा, देखना है। ब्रेकआउट तो कल 100% कर देगा ये। इसमें एक और चीज देखते हैं, मैं आपको कल बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको चेक कर रहा था कि डिलीवरी देखते हैं कि आज कितने लोगों ने इसको कैरी फॉरवर्ड किया है, कि आज जितने लोगों ने ट्रेड किया उसको कितने परसेंट लोगों ने कैरी फॉरवर्ड किया। अगर उसको 100 लोगों ने ट्रेड किया है तो कितने लोगों ने इस स्टॉक को आज कल के लिए कैरी फॉरवर्ड किया है। ये समर्पणा मदरसन सुमी है ना? हाँ जी सर। ये देखिए, ये डिलीवरी परसेंटेज आपके लिए अच्छा होता है 45% से ज्यादा, लेकिन इसमें आज 55% लोगों ने कैरी फॉरवर्ड किया है। तो कल ये हमारा बुलिश हो सकता है, कल ब्रेकआउट दे सकता है। क्लियर। यस। सो पॉजिटिव स्टॉक है, लेकिन ना आप एक बार शुरुआत में ना फ्यूचर्स में ट्रेड मत करो। इसका ओके सर। लॉट साइज कितना है? 3000 का है 7100 का है सर। हाँ जी। 7100 का। दैट इज टू रिस्की, बहुत बड़ा लॉट साइज है। आप ना फ्यूचर में ट्रेड मत करो, अभी आप एक बार कैश में ट्रेड करो। अगर आप इसको ट्रेड करना है कैश में, फ्यूचर का लॉट 7100 का है, तो ये रिस्की रहता है। नो डाउट इसमें मूवमेंट प्राइस में बहुत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन ये लॉट साइज बहुत बड़ा है। ट्राई करो अभी कैश पे करो। अभी आपको फ्यूचर्स का ज्यादा डिटेल नहीं पता ना, तो आप इसको कैश में कर लो अगर, या पेपर ट्रेड कर लो। क्लियर। ओके सर। एक सर, और जब हम फ्यूचर्स का ये देखते हैं चार्ट, तो जैसे अब हर मंथ का अलग होता है ना, जैसे अगस्त का अलग चल रहा है रेट, सितंबर का अलग, तो यहाँ पर चार्ट में तो हमें सेम ही नजर आएगा ना सब? अभी चार्ट में सितंबर या हमें अगस्त का नजर आ रहा है। लेकिन आपका जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होगा वहां पे आपको अलग अलग चार्ट भी दिख जाएंगे। सितंबर का भी दिख जाएगा वहां पर? सेम ही होगा लगभग, उसमें प्राइस में फर्क होगा बस। बस प्राइस में फर्क होगा, ठीक है हाँ, सर। प्राइस और वॉल्यूम दोनों में फर्क होगा। फर्क होगा ना, वॉल्यूम में भी फर्क होगा। वॉल्यूम में भी फर्क होगा। हाँ जी। प्राइस का स्ट्रक्चर, उसका चार्ट का स्ट्रक्चर सेम हो सकता है, प्राइस और वॉल्यूम में फर्क होगा। ठीक है सर। क्लियर जी। ओके सर। चलिए, कल फिर हम स्टॉक सिलेक्शन पे और काम करेंगे। ठीक है सर। ओके जी, बाय, गुड नाइट।